व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री विजार्ड अभी। तो गाइस कल हमने सीखा था हिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है या हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमें कल पता चला था कि जिन चीज़ों के स्रोत या साक्ष्य, जो भी भूतकालीन घटनाएं होती हैं, जिन चीज़ों के स्रोत या साक्ष्य मौजूद होते हैं वही इतिहास होता है। मीन्स के जिनके प्रूफ्स होते हैं और सोर्सेज होते हैं। तो आपको पता चल गया था कि सोर्सेज एंड प्रूफ्स क्या होता है, क्योंकि देखिए इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, बताई थी लंबी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड हिस्ट्री। हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को कैसे पढ़ें। देखिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। कैसे दिमाग में आते हैं? सबसे पहले क्वेश्चंस आता है कि इतिहास में क्या पढ़ें। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है कि इतिहास में हम क्या पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई इतिहास को कैसे पढ़ें। जो तीसरा क्वेश्चन होता है वह होता है कि इतिहास को कहाँ से पढ़ें। और बेसिकली जो फोर्थ वन क्वेश्चन होता है वो सबसे मेजर क्वेश्चन होता है, वो होता है कि इतिहास में कौन सी चीज़ पढ़ें। तो आपका पूरा इतिहास या स्टडी ऑफ हिस्ट्री है वो यहीं पे सिमट जाती है। जो भी स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम आती है वो यही आती है। यही चार चीज़ों में ही बेसिक प्रॉब्लम होती है कि कैसे करें। तो देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हो सकता है कि इसका दूसरा पार्ट भी हमें लाना पड़े, मे बी इट पॉसिबल। तो अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं कि इतिहास में क्या पढ़ें। तो देखिए बेसिक फार्मूला होता है हिस्ट्री पढ़ने का, वो होता है NCERT। लेकिन जब भी आपने NCERT का नाम सुना होगा, जो भी UPSC के स्टूडेंट्स होंगे या कोई भी बिगिनर होगा, तो उसे बताया गया होगा कि 6 to 12th NCERT पढ़िए सब। 6 to 12th NCERT पढ़िए। तो हो सकता है कि आपने पढ़ी भी हो 6 to 12th NCERT। मुझे भी बताया गया था तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था 6 to 12th NCERT। लेकिन जो मेरे सामने बेसिक प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होता था। लाइक मैंने 6 की पढ़ ली, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, 10th, 11th, 12th, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। अब मैं बताऊँगा आपको बेसिकली कि NCERT पढ़नी कैसे है। तो देखिए सबसे पहले हमें 6th क्लास की NCERT उठानी है। 6th क्लास की मेरे पास हिंदी में है तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये NCERT है 6th क्लास की। 6th क्लास की सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है, एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, पूरा एंशिएंट इंडिया। मीन्स प्राचीन भारत का पार्ट है इसमें पूरा। और किताब का नाम है हमारे अतीत। भाग 1। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो भी मैंने आपको बताया था कि अवर पास इसका नाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डीपली दिया हुआ है, बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल चीज़ दी हुई है। जैसे कि बताया गया है कि मछुआरों का जीवन कैसा था, या पहले सभ्यता कैसे काम करती थी, कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, मतलब हल्का हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब देखिए थोड़ी देर जब इसे पढ़ लेंगे आप, तो इसके बाद तुरंत ही आप
12th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए आप, ये वाली है 12th क्लास की। इसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। अब देखिए जब आप इसे पढ़ लेंगे तो ये जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ये भी एंशिएंट इंडिया की है। आपको 7th नहीं पढ़ना, 8th नहीं पढ़ना, 9th नहीं पढ़ना, 10th नहीं पढ़ना, 11th नहीं पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़िए। आप सीधे 12th क्लास की एनसीईआरटी को उठाइए और ये इसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो अब ये इन दोनों को इंटरलिंक करना सीखिए। जो चीज़ 6th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखी है उसी का ब्रॉड वर्जन 12th क्लास की एनसीईआरटी में है। अब इस प्रकार आप एंशिएंट इंडिया को एनसीईआरटी के बेसिस पे कवर कर लेंगे। उसके बाद देखिए और भी किताब आती हैं। मैं अभी पूरा टॉपिक्स ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं कि क्या पढ़ें, और जितने भी चारों क्वेश्चन बताए हैं 2 वीडियो में 2 पार्ट्स में पूरा कवर करूँगा मैं। तो ये सबसे पहले एंशिएंट इंडिया हो गई आपकी। अब बात करते हैं हम मेडाइवल इंडिया की। तो देखिए मेडाइवल इंडिया के लिए ये रब कर देता हूँ मैं। मेडाइवल इंडिया के लिए भी ऐसे ही करना है। जब ये जो है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स है कि पढ़ना कैसे है। किसी भी एग्जाम हो, एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर आपको ये हमारा चैनल है हिस्ट्री विजार्ड है, तो देखिए इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि इतिहास को पढ़ना सिखाना है हमें आपको। कैसे बिल्कुल बेसिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है। बाद में आपका देखिए हिस्ट्री में बहुत सारे करियर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि करियर नहीं है, केवल आप इतिहास को ही लेके चलोगे तो बहुत सारे करियर हैं। तो और देखिए मैंने बताया था कि यूपीएससी में कितना वेटेज होता है। तो अब सबसे पहले इसको पढ़ना सीखेंगे हम इतिहास को। इतिहास में क्योंकि बहुत वाइड सब्जेक्ट है अपने आप में, इंडियन हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री वेरी वाइड है। तो अब देखिए मैं बताता हूँ आपको मेडाइवल इंडिया कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले 7th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए, हमारे अतीत भाग 2। 7th क्लास की एनसीईआरटी है, मेरे पास हिंदी में है। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप देखिए 6 पढ़ेंगे, 7th पढ़ेंगे, 8th पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अभी 6 में आपने एंशिएंट पढ़ी है, 7th में आप फिर मेडाइवल पढ़ेंगे, फिर 8th में आप मॉडर्न पढ़ेंगे, तो फिर देखिए 9th में वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, खिचड़ी पक जाएगी पूरी। अब वो खिचड़ी से हमें बचना है तो ऐसे पढ़ना है। क्योंकि मेरे सामने बहुत प्रॉब्लम आई थी जब मैंने पढ़ा था, तो बाद में जब मैंने सीखा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना होता है। तो अब मैंने बताया 7th क्लास की है, आप देख लेना, हमारे अतीत भाग 2। तो मैंने जैसे बताया कि 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें बिल्कुल बेसिक्स दे रखा है। 7th क्लास की एनसीईआरटी में जो मेडाइवल इंडिया है उसके कुछ तथ्य दे रखे हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। तो ये भी बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो इसे जब आप ख़त्म करेंगे इसके बाद जो दूसरी किताब आपको उठानी है वो है 12th क्लास की एनसीईआरटी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। देखिए इसमें थोड़ा डिटेल में है, लेकिन इनको इंटरलिंक करना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, 7th और 12th को इंटरलिंक करिए। देखिए जब आप साइंस पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ आपको पता होगा कि देखिए पूरी जो फिजिक्स है, 9th क्लास की फिजिक्स है, तो पूरी न्यूटन के बेसिस पे है। न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शंस, इनके ऊपर बेस है। जैसे लॉज ऑफ मोशन से कहें तो हम गति के नियम, फ्रिक्शन से बोलें तो घर्षण, तो फोर्स, बल, इन पे ही डिपेंड है। लेकिन वहीं पे आप जब 10th क्लास की साइंस को देखते हैं तो 10th क्लास की साइंस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन पे प्रिंसिपल ऑफ मोटर, इस पे डिपेंड है। तो क्या होता है कि जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है, 9th क्लास की जो फिजिक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 11th के। मीन्स 9th का अपडेटेड वर्जन 11th में होता है और 10th का अपडेटेड वर्जन 12th में होता है। मैं आपको एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो ये ऐसे काम करती है, ऐसे ही हिस्ट्री काम करती है। ये आपको किसी ने शायद सिखाया नहीं होगा कि हिस्ट्री भी ऐसे ही काम करती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इन्हीं की तरह काम करती है।
अभी इनको इंटरलिंक करना है, इसका अपडेटेड वर्जन होगा, यहाँ पे अपडेटेड वर्जन होगा। जो 7th में आपने जो पढ़ा होगा बहुत बेसिक, इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन होगा, वो 12th क्लास की एनसीईआरटी में है। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा इसे कनेक्ट करना सीखना होगा। वो कैसे करेंगे आगे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। इनको थोड़ा, जैसे 7th क्लास की एनसीईआरटी है, इसको 12th से कनेक्ट करना सीखिए। जो 7th में आपको बेसिक्स बताया होगा उसका अपडेटेड वर्जन है, मैंने अभी आपको यही समझाया कि अपडेटेड वर्जन है। तो जो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर हैं, जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, ठीक है। लेकिन वहीं पे देखिए जब 12th क्लास की हम एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वही सेम चीज़ दे रखी है, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ। तो कुछ नहीं है, इन्होंने भी यही बताया कि जो परिवर्तन हुए थे, जैसे ही एंशिएंट से हम मिडाइवल की तरफ एंट्री किए हुए थे तो क्या हुआ था। तो सीधी सीधी बात है कि कुछ ट्रैवलर्स इंडिया में आए होंगे, कुछ यात्री भारत में आए होंगे। तो जैसे अरब वाले आए थे, उन्होंने जो मोहम्मद बिन कासिम था, आपको पता होगा कि वहीं से 712 AD से मिडाइवल इंडिया चालू हो जाती है, मोहम्मद बिन कासिम। तो और के कुछ अरब के व्यापारी आए होते थे, उनको लूट लिया जाता था यहाँ पे। तो यही है कि यात्रियों के नज़रिए उन्होंने कैसे अपने आप को फ्रेम करा है, इसको इंटरलिंक करना है आपको, बस और कुछ काम नहीं है। इंटरलिंक करोगे 1-2 बार में सीख जाओगे। जो तीसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो है मॉडर्न इंडिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से आते हैं, आपको पता होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आते हैं, क्योंकि देखिए उसके कारण होते हैं। जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो एंशिएंट इंडिया के बारे में हमारे पास इतने स्रोत नहीं हैं, इतने साधन नहीं है कि हम उसे ईजिली कनेक्ट कर सकें। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए कुछ जैन ग्रंथ हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, तो उनसे हम थोड़ा इतिहास सीख लेते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली प्रमाण नहीं है, तो इसलिए उसका वेटेज कम होता है जो भी छोटे एग्जाम्स होते हैं। अभी मिडाइवल इंडिया, उनके पास थोड़े थोड़े हमारे पास प्रमाण हैं, जैसे अकबर ने, अभी आप देखिए दिल्ली सल्तनत में जो हुआ था उससे ज़्यादा क्वेश्चन मुगल काल से आते हैं। क्यों? कि मुगल काल बाद में है, 1500 के बाद में, 1526 में बाबर भारत में आया, वहाँ से मुगल काल चालू हुआ है। तो अब मुगल काल जब भारत में आया तो कितना, देखिए आज से लगभग 500 साल पहले की बात है ये, और जब दिल्ली सल्तनत चालू हुई थी तो लगभग वो 1200 के समथिंग की बात है, तो वो 800 साल पहले। तो जितना साल पुराना होगा उतना इतिहास वीक होता जाता है, उतने हमारे पास स्रोत खत्म होते जाते हैं, नए इतिहास के स्रोत हमारे पास ज़्यादा होते हैं। अब उसके बाद आप देखिए मॉडर्न इंडिया है, जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। तो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा वेटेज इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मॉडर्न थिंकर्स हैं, हमारे पास मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, हमारे पास जो आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। जैसे आपको पता होगा देखिए, जो लगभग मान लीजिए 1857 की क्रांति का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो 1857 की क्रांति कितने साल पहले हुई थी? लगभग 150 साल पहले हुई थी। अब 150 साल के प्रूफ रखना बड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू 1200 साल पहले के प्रूफ्स। तो यही कारण होता है कि मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मॉडर्न इंडिया को कैसे कवर करा जाता है, और मॉडर्न इंडिया डीप होती है इनके कंपेयर में। तो मॉडर्न इंडिया को कैसे कवर करेंगे, सबसे पहले आइए आप देखते हैं। 8th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए, सबसे पहले 8th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए। जब आप 8th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे तो देखिए 8th क्लास में आपको पता होगा 2 एनसीईआरटी हैं। किताब का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हमारे अतीत भाग 3, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है। तो इसमें जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो है कैसे, कब और कहाँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके नाम हमारे अतीत इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो भी किताब में दे रखा है उसके पास हमारे पास प्रूफ नहीं है। हम थोड़ा उनको पढ़ लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं है, इसीलिए अतीत नाम दिया गया है। अब देखिए बताइए कैसे, कब और कहाँ, इसमें कोई प्रूफ क्या होगा हमारे पास? व्यापार से साम्राज्य तक, इनके बहुत ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, तो रेयर प्रूफ्स होते हैं, इसीलिए इनका नाम हमारे अतीत रखा गया है। लेकिन वहीं पे जब आप इसकी 12th क्लास की एनसीईआरटी देखते हैं तो इसका है क्या, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यहाँ जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे अब चैप्टर ही देख लीजिए, उपनिवेशवाद और देहात, मीन्स कॉलोनिज्म एंड रूरलिज्म्स। तो यहाँ पे क्या होता है,
कि इनके हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रूफ होंगे, 57 की क्रांति, कितने सारे प्रूफ्स हैं, तो इसीलिए इनका नाम हमारे अतीत नहीं रखा गया। आप मैं मतलब समझ रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा या समझ लिया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये किताब उठानी है, उसके बाद इसी का जो सेकेंड पार्ट है हमारे अतीत भाग 3 भाग 2, अब यही है। इसमें देखिए उसमें 6 चैप्टर थे, मैंने आपको दिखाया था 6 चैप्टर थे उसमें। यहाँ से है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको दर्शाते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पर ही फोकस रहता है इनका, बाद बाकी ये कुछ इसमें 6, 7, 8 में कुछ खास नहीं बताते। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे, सॉरी, जब आप 8th क्लास की दोनों एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी उठानी है। सबसे पहले 9th क्लास की। इसमें देखिए भारत का इतिहास, भारत में जो चल रहा था उसके समकालीन क्या चल रहा था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ ही इंडियन हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो कुछ ही चैप्टर्स हैं इसमें जो आपको पढ़ने होंगे इसके साथ साथ, जैसे कि आप ये फर्स्ट यूनिट है, इसको पढ़ लेना, इतिहास और बदलती दुनिया। इसमें थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है हल्का सा, कि क्या हुआ था उस समय, जैसे गांधी जी भारत में थे तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना, एक आध चैप्टर है जिससे आप इंटरलिंक कर सकते हैं। अगर छोड़ देंगे तो कोई समस्या इसमें आएगी नहीं। अब देख लीजिए, अब 10th क्लास की एनसीईआरटी है ये, भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2, ये 10th क्लास की है। इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है जो मॉडर्न इंडिया से हो। तो आप देख लेते हैं इसमें भी कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए इसमें आपको 3rd चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता होगी, बस। तीसरा पढ़ लेंगे कोई नहीं, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। बस इस चैप्टर को आप जब पढ़ लेंगे तो आप ये इंटरलिंक कर लेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से कि भारत में राष्ट्रवाद जब फैला था या पनपा था तो उससे पहले यूरोप में पनप चुका था। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है या कैसे इन दोनों का इंटरलिंकिंग हुआ है। अब देखिए आपने मैंने ये बता दी आपको, ये दोनों किताबें पढ़ लीजिए। अब 12th क्लास की एनसीईआरटी पे आ जाइए सर। जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसका नाम मैंने आपको बताया था भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। जब आप इसे पढ़ेंगे तो मैंने आपको इसे भी बताया था, इसमें जो इन दोनों किताबों में दे रखा है वो उसका अपडेटेड वर्जन इसमें दे रखा है। तो 8th क्लास की दोनों किताब प्लस 12th, तो 8th क्लास की एनसीईआरटी हैं, जो 8th क्लास की एनसीईआरटी हैं उसमें 2 किताबें हैं। उसके बाद 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें आपकी 1 किताब है और वो उसका तीसरा पार्ट है। इसको इंटरलिंक करना है आपको, इसको कनेक्ट करके पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे आप, ये मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे आप पढ़ेंगे, इंटरलिंकिंग कैसे की जाती है। देखिए जो 6 है, 7th है, 8th है, इसमें कुछ खास नहीं दे रखा। इसमें बस आपको चीज़ें को समझने की आवश्यकता है कि कैसे हो रहा था उस समय, क्या चीज़ हो रही थी। फिर जो ये जो 10th है ये थोड़ा डीप है, सॉरी ये जो 12th में तीनों किताबें थोड़ी डीप है, हल्की सी, अगर वहाँ से इंटरलिंक करेंगे तो समझ जाएंगे। अभी देखिए मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं एक किताब लाया मॉडर्न इंडिया की, उसका नाम था प्लासी से विभाजन तक, शेखर बंदोपाध्याय की किताब है और इंग्लिश में उसका नाम है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर डेट। तो जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तो बड़ी समस्या हुई, मेरे सामने बहुत समस्या आई कि मैं क्या करूं अब, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कुछ, बहुत ज़्यादा डीप था, बहुत ज़्यादा डीप। तो मुझे एक मेरे सीनियर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई आप ओल्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, मॉडर्न इंडिया की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा आपने देखी होगी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये किताब है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। ये सब मैंने आपको दिखाई है न्यू एनसीईआरटी हैं। अगर देखिए आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर थोड़ा और देख लेते हैं नीचे, ये जो आपके लोअर पीसीएस वगैरह होते हैं, अगर यहाँ तक आप रीच है आपकी, तो देखिए ओल्ड और न्यू दोनों पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि ओल्ड और न्यू दोनों पढ़िए। अगर आप अगर कोई आप देखिए एसआई है, एसएससी लेवल है, तो यहाँ पे आप न्यू एनसीईआरटी से काम चला सकते हैं, इन्हें छूने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें मेंस का प्रोस्पेक्टिव होता है, जहाँ पे आपके रिटन पेपर्स होते हैं ना, उनमें ये बहुत हेल्प करती है और एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाती है आपके दिमाग में। तो अब देखिए क्या हुआ था, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे फिर दोबारा मैंने पढ़ी तो बहुत अच्छी समझ में आ गई मेरे, जो शेखर बंदोपाध्याय की किताब है, क्योंकि उसे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको ये सब बता दिया। अगर जो बच्चे यूपीएससी या मैंने आपको बता दिया यूपीएससी या पीसीएस ले लीजिए किसी भी स्टेट का, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इनके ये सब पढ़ने के बाद आप ये किताब उठाइए। बेसिक्स है, आर एस शर्मा की है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, भारत का प्राचीन इतिहास। बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़ रखी है, बिल्कुल बेसिकली समझाया है इसमें, बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। इसके बाद आप सतीश चंद्रा बहुत फेमस राइटर हैं, आपको पता होगा, मेडाइवल इंडिया के, इनकी एक किताब आती है मध्यकालीन भारत के नाम से, ओरिएंटल ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की है, आप इसे पढ़िए। इन सब के बाद जैसे मैंने आपको बताया था 6 के साथ आपको 12th की फर्स्ट वाली, 7th के साथ आपको 12th की सेकंड वाली, और जो 8th के साथ है 12th की थर्ड वाली, और 1-2 चैप्टर 9th और 10th में है जो आपको मैंने बताया था। अब देखिए इसको पढ़िए आप। इसके बाद ये जब हो जाएगी तो मैंने आपको अभी बताया था कि बिपिन चंद्रा की ये किताब है, ये पढ़िए। अब आपके कंसेप्ट हो गए सारे क्लियर, इससे ऊपर कुछ जाएगा नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है या ऑप्शनल लेवल की आंसर राइटिंग करनी है, तो उसके लिए भी देखिए किताब आती हैं, वो यूपीएससी की किताबें होती हैं। मैं आपको बस दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा बताऊँगा नहीं उनके बारे में, क्योंकि देखिए यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, उनकी अलग ही थिंकिंग होती है, वो जानते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो बिगिनर्स होंगे, जो अभी सोच रहे होंगे कि देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल लेने की सोची होगी, फिर मैं आपको एक किताब बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था आर एस शर्मा, इसके साथ एक किताब आती है उपिंदर सिंह, एंशिएंट इंडिया की, सबसे बेहतरीन है। रुमिला थापर भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उपिंदर सिंह को मैं सजेस्ट करूंगा, वो अच्छी है। अब देखिए एंशिएंट के बाद में मिडाइवल इंडिया की सतीश चंद्रा की ये सबसे बेहतरीन किताब है, सबसे बेहतरीन किताब है, ये आप पढ़िए, सबसे बहुत अच्छी किताब है। इसमें केवल दिल्ली सल्तनत का पार्ट दे रखा है, सल्तनत से मुगल काल तक, 1206 से 1526 तक का पार्ट दे रखा है। ये फर्स्ट वॉल्यूम है इसका, ये सेकंड वॉल्यूम है 1526 से 1761 के बाद। ये देखिए एक किताब आती है इम्तियाज़ अहमद सर की है, वो किताब जो है आपको, वो देखिए किताब तो बहुत अच्छी है, पटना विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन इस किताब के मुकाबले में मुझे वो किताब अच्छी नहीं लगी। और मैं चाहूँगा कि देखिए अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लीजिए, जितना कम किताबें पढ़ेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे फ़ायदेमंद होती है, इसीलिए आप इस किताब को सजेस्ट करता हूँ मैं। इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा, आप इंटरलिंक करना सीख जाएंगे। और जब मॉडर्न इंडिया की बात आती है, तो मैंने आपको बताया था एक किताब आती है शेखर बंदोपाध्याय की किताब है, प्लासी से विभाजन तक, आप उसे बाद में पढ़ना, पहले इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगी। और एक स्पेक्ट्रम आती है, देखिए स्पेक्ट्रम और इन किताबों में डिफरेंस होता है, वो मैं अभी अपने सेकंड या थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करूँगा कैसे होता है। तो इसके लिए एक किताब मैं आपको मॉडर्न इंडिया के लिए बता देता हूँ, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और ये बिपिन चंद्रा और मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी इनकी है। और ये तुम्हारी पब्लिकेशन का नाम शायद इसमें है नहीं, देखिए शायद पब्लिकेशन का नाम इसमें है नहीं, लेकिन आप ये पेज देख लीजिए। ये किताब है, मैंने ये शायद फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, हाँ फ्लिपकार्ट से ही मंगाई थी ये किताब मैंने, बहुत अच्छी किताब है। इसमें देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, उससे आगे का दे रखा है। 1857 की क्रांति से शुरुआत की है इन्होंने, क्योंकि देखिए नाम ही है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। जब ये किताब पढ़ते हैं आप, बहुत बेसिक किताब है, बहुत कहानी की तरह पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताब है। तो बिल्कुल उन्होंने जैसे डिफाइन किया हुआ है, अभी इसके बारे में चलिए बाद में बताएंगे। अब देखिए एनसीईआरटी कैसे फ़ायदा करती हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। वीडियो में कह रहा था ना बहुत लंबी जाएगी।
जो एनसीईआरटी होती है ना, वो देखिए ऐसे फायदे करती हैं कि बहुत बहुत अच्छे टीचर होते हैं, तो वो भी देखिए क्या करते हैं। देखिए इतिहास पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होता क्या है कि आप ना उन्हें फैक्ट बताते हैं, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। ये चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए जो पहला हमसे क्वेश्चन था वो था कि क्या पढ़ें। अब सर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि कैसे पढ़ें। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि क्या पढ़ें, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें। अब देखिए कैसे पढ़ें, तो मैं हमेशा कहूँगा कि चीज़ों को दो बेसिस पर पढ़ा जाता है। एक होता है सर फैक्ट, एक होता है सर फैक्ट, और एक होता है सर कॉन्सेप्ट। अब देखिए फैक्ट और कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो फिर भी लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है, इसका सेकंड पार्ट भी लाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके 4 थे, अभी 2 भी नहीं पूरे हो पा रहे। देखिए मुझे ऊपर से पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं इसलिए पढ़ा रहा कि मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बिल्कुल डीप नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए वीडियो तभी लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ना तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। अब देखिए दूसरी चीज़ है कॉन्सेप्ट, पहली है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है और कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। देखिए जो यूपीएससी होती है ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछती है। कभी फैक्ट, बहुत रेयर कंडीशन में फैक्ट पे क्वेश्चन पूछेगी, तो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगी। देखिए फैक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं टीचरों से नहीं पढ़ा। बुक्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं, टीचरों की कंपेयर में बुक्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने सीखा है कि अब देखिए बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप सब समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी हैं, करियर विल है, एग्जामपुर है, और आपके ये उत्कर्ष वाले हैं, ये यहाँ से पढ़ाते हैं। तो ये लोग भी बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये कहते हैं कि जी सर महमूद जो गजनवी था वो उसने कांगड़ा देवी के मंदिर पर, नगरकोट, सबको पता है नगरकोट देवी का मंदिर है, नगरकोट पे अटैक किया था, और महमूद गजनवी ने कांगड़ा देवी के मंदिर पर, नगरकोट पर अटैक किया था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये लोग सब चीज़ बताते हैं, ल्यूसेंट तक में ये चीज़ बात लिख रही है। लेकिन अगर आप इस किताब को जब पढ़ेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे, या फिर जो मैंने आपको फर्स्ट वॉल्यूम बताया था उस किताब को पढ़ेंगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है सतीश चंद्रा ने कि नहीं सर, महमूद गजनवी अपने पूरे जीवन काल में हिमाचल प्रदेश में नहीं गया था। वो एक बार कश्मीर की तरफ जरूर गया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसने अपना अभियान रोक दिया था। तो क्या होता है कि देखिए जो कुछ टीचर होते हैं बस कोचिंग्स के नोट्स फॉलो करते हैं, उनको रटते हैं और पढ़ाने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनको नॉलेज होती है, वो बेसिक्स पे बिल्कुल फोकस करते हैं। तो अब शायद सर आपको समझ में आया होगा कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है, कैसे फैक्ट पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन करती है तो वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करती है। वो आपसे कभी नहीं पूछेगी कि सर बाबर भारत में कब आया, कब आया, वो कभी नहीं पूछेगी आपको। वो पूछेगी सर बाबर भारत में ही क्यों आ रहा है। यूपीएससी हमेशा पूछेगी कि बाबर भारत में ही क्यों आ रहा है। वो कभी नहीं पूछेगी आपसे कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, या दूसरा युद्ध कब हुआ, या तीसरा युद्ध कब हुआ। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछेगी आपसे कि बताइए सारे युद्ध पानीपत में ही क्यों हो रहे हैं। पूछ भी लिया था 2015 में कि जितने भी युद्ध हैं वो पानीपत में ही क्यों हो रहे हैं और कहीं पे क्यों नहीं हो रहे। यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगी, या पीसीएस आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि गांधी जी का
जन्म कब हुआ या गांधी जी भारत में कब आए? 1915 में आए थे, आपको पता है। लेकिन वो पूछ लेंगे कि देखिए अगर भारत के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, अगर गांधी जी भारत में नहीं होते तो स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति क्या होती या भारत की स्थिति क्या होती, आज़ादी मिलती या नहीं मिलती? क्वेश्चन भी किया है यूपीएससी ने 2013 में, मेंस में क्वेश्चन भी किया है। तो देखिए फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन करिए। फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे कैसे? देखिए कुछ किताबें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास यही है फिलहाल, एस.के. पांडे, मध्यकालीन भारत की किताब है, एस.के. पांडे। पूरा फैक्ट, कुछ नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत रेयर है, फैक्टों पे क्वेश्चन है, पूरा फैक्ट है इसमें, कुछ नहीं है, डेट्स हैं, फैक्ट्स पे क्वेश्चन, ये होती हैं फैक्ट्स। और जैसे ये किताब है मैंने आपको बताई थी, एक भी फैक्ट, बहुत रेयर फैक्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट पे किताब होती है, ये पढ़ना। ये एस.के. पांडे वाली जो मेडाइवल इंडिया है, ये देखिए, इसमें पूरा फैक्ट मिलेगा, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसीलिए सतीश चंद्रा को बहुत अच्छा माना गया है। इनको केवल वो लोग पढ़ते हैं जैसे कि पीसीएस का प्री निकालना हो, मेंस में कुछ नहीं निकाल सकते इससे आप लोग। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। तो देखिए वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी, हाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा, सेकंड पार्ट लाएंगे इसका 1-2 दिन में। तो अभी 2 क्वेश्चन और आपको बचे हैं कि कौन सी चीज़ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। सॉरी, ये तो हो गया कैसे पढ़नी है, कौन सी चीज़ पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ या कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अभी 2 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, एक तो तीसरा क्वेश्चन है कि कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, इसमें कौन से एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और चौथी चीज़ है कि कौन सी चीज़ पढ़नी है। जब हम इतिहास को पढ़ें तो उसमें कौन सी चीज़ पढ़ें, कैसे, मतलब क्या करना होगा उसके साथ जब किताबों को पढ़ना होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके अगली वीडियो में आएंगे ज़रूर। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि देखिए आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम आपके लिए तभी वीडियो बनाएंगे। और देखिए मैं अभी पैट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पैट एग्ज़ाम जो है आपका UPSSC का, तो उसमें मैं आपको हिस्ट्री का पोर्शन कवर करूँगा। ऑलमोस्ट अभी 24 को एग्ज़ाम है, 24 को उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है। तो देखिए जो ये पैट वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं ना, सॉरी जो पैट एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी UPSSC वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें जो हिस्ट्री का पोर्शन होता है ना, क्योंकि देखिए हिस्ट्री बहुत वाइड है, तो उनमें जो हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो आपका केवल उत्तर प्रदेश से पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास बताऊंगा, बाद बाकी आप थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास, उनके तथ्य, फैक्ट, क्योंकि फैक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्सेप्ट के नहीं पूछेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल फैक्ट पे क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट में आपको बीच में बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये इसके लिए मैं अभी सीरीज चलाऊंगा 1 या 2 दिन से, लेकिन अब से उससे पहले मैं आपको अपनी सेकंड पार्ट डालूंगा वीडियो का कि कैसे पढ़ें। उसके बाद पैट एग्जाम्स का कर लेंगे, फिर जैसे BA है आपका, 12th है, 9th है, इनके NCERT को सीरीज वाइज कर लेंगे। तो देखिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए करें, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था शेयर नहीं हो पा रही थी वीडियो। तो धन्यवाद।